तो अब ये उतर जाएंगे और विकास का जो पैमाना होता है राष्ट्रीय परिदृश्य पर, वैश्विक परिदृश्य पर, वो सब लागू होगा बिहार में। बाकी जो पूरा बिहार का विकास है समूचा तो बाकी है, वो तो हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी को ही करना है, इसलिए काम उनको बहुत ज्यादा है। और जैसा टास्क हम लोग को देंगे वो टास्क हम लोग भी पूरा करेंगे, इसलिए काम तो पूरा बिहार के लिए बाकी है। आदर गरिमा अलग चीज है, और ये जो है विरोध करना, तो ये तो भाषणों में शब्द बार बोलते हैं कि ये 80 बड़ा होता है कि आपका 40-43 बड़ा होता है, ये तो हमारे नेताजी बोलते ही हैं। तीसरी, बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा है बिहार में। 14 करोड़ जनसंख्या को कैसे मैनेज किया जाए? नीतीश बाबू तो समझिए कि भगवान भरोसे छोड़कर अब चल। सबसे पहला मैं सभी लोगों से मिलकर उनका शुक्रिया अदा करूंगा, और उसके बाद तन मन से जुट जाऊंगा कि भ्रष्टाचार को तत्काल प्रभाव से रोका जाए। देखिए, पहले तो मैं पूरा उम्मीद रखूंगा पार्टी से कि मुझे टिकट मिले, और यह जो बात है कि किस आधार पर कंफर्म करेंगे, सबसे बड़ा चीज होता है सामाजिक दायित्व। मैं पूरा अच्छे से कर रहा हूं, पास्ट में भी किया हूं, फ्यूचर में भी करूंगा। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा झा, आप देख रहे हैं राजनीतिक दृष्टि। देखिए, चुनावी यात्रा के दौरान अभी हम अस्थाना विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है, और अभी हमारे साथ खास मेहमान बातचीत करने के लिए आरजेडी से संभावित प्रत्याशी संजय जी है। इनसे बात करेंगे कि जमीनी स्तर पे क्या कुछ काम हुआ है और क्या काम अभी बाकी है जो 5 चरण में काम नहीं हुआ है, जिसको लेकर भी बातचीत करने के लिए संजय जी है। सबसे पहले तो आपका संजय जी बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। जो आपने सवाल किया कि क्या क्या काम हुआ, क्या बाकी है, काम 25-30% रोड में हुआ है। बिजली की स्थिति इतनी गड़बड़ है कि वो कटते रहती, आते रहती, जाते रहती है। मेरे आवास में 15 दिन से 1 महीना तक बिजली रहती ही नहीं थी पहले। इधर थोड़ा रह रही, लेकिन कटती खूब है। इधर जब से नीतीश बाबू फ्री किए 125 यूनिट सोचते हैं काट उठ कर क्षेत्रों में सप्लाई करके इसको पुरा दे डोमेस्टिक वाला, क्योंकि जो भी दे रहा है फ्री डोमेस्टिक को दे रहा है। तो काम में 25% बिजली, 25-30% रोड, 10% पानी, ये तीनों क्षेत्र का हुआ। बाकी जो पूरा बिहार का विकास है समूचा तो बाकी है, वो तो हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी को ही करना है, इसलिए काम उनको बहुत ज्यादा है। और जैसा टास्क हम लोग को देंगे वो टास्क हम लोग भी पूरा करेंगे, इसलिए काम तो पूरा बिहार के लिए बाकी है। असली विकास बिहार का अब होगा, इसलिए सारा बाकी है। क्या मुद्दा लेकर जनता के बीच में जाएंगे और आपका विजन क्या रहे? देखिए, मैंने इंजीनियरिंग पढ़ा है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बीटेक कोर्स किया, 97 में पास कर गया। तो मुझे तो एक चीज की चिंता बिहार में हमेशा रही, और हम बड़ा उम्मीद किए थे नीतीश कुमार जी, जो जिसमें उन्होंने हमको 95-96% तक निराश किया। 2-4% संतुष्ट किया, लेकिन 96% तक निराश किया। कैसे? उच्च शिक्षा को लेकर यहाँ मेडिकल कॉलेज सरकारी स्तर पर बहुत कम, नगण्य एक आध नाम मिल जाएगा तो मिल जाए। इंजीनियरिंग कॉलेज, MBA कॉलेज, BBA MCA जो टेक्निकल एजुकेशन के सेंटर हैं, BEd कॉलेज, लॉ कॉलेज, ये सब इन्होंने कुछ नहीं किया। ये बस रोड, गली नली, पानी, यही सब में रहे। तो इन्होंने भी तो उच्च शिक्षा ली थी, उसका फायदा इन लोगों ने जनता तक नहीं पहुंचाया, तो उनसे मैं बड़ा निराश हूं। तो मैं चाहूंगा कि उच्च शिक्षा में तीव्रतर विकास हो। एक दूसरी, जो भ्रष्टाचार चरम पर है उसको सीधे लगाम लगाने की जरूरत है। तीसरी, बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा है बिहार में। 14 करोड़ जनसंख्या को कैसे मैनेज किया जाए? नीतीश बाबू तो समझिए कि भगवान भरोसे छोड़कर अब चल दिए। नीतीश कुमार को कहा जाता है कि विकास पुरुष है, बिहार को बदल दिए हैं। 2005 के पहले कुछ नहीं था, अब 2005 के बाद विकास हुआ है बिहार में। देखिए, आज तक जो बिहार में संसाधन थे, बजट से जितने पैसे मिलते थे बिहार को हिस्सेदारी के तौर पर केंद्रीय बजट से, उसमें से जितना विकास होता था उन्होंने उस समय के मुख्यमंत्रियों ने किया। 2005 से जो तेजी से आर्थिक गतिशीलता आई, आप देखिएगा, कांग्रेस के गवर्नमेंट थी 1991 से 96 में थे आदरणीय श्री PV नरसिम्हा राव जी। रिफॉर्म उसी समय हुआ है। इन लोगों को तो समझ में नहीं आता है इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या है, और हमारे विधायक महोदय इस सबको तो इस सबसे मतलब भी नहीं है। समस्या क्या है कि जो विकास पुरुष गिने जाते हैं ना, अपनी पीठ खुद थपथपा रहे हैं। असल में विकास पुरुष कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत वही रोड, नाली, गली, यही सब में लगे हुए हैं।
उसी से जनता को मोहित करते रहते हैं, बरगलाते रहते हैं। अब जनता समझ चुकी है कि इससे ज्यादा इनकी क्षमता नहीं है, अब वृद्ध हो चुके हैं, क्षमताहीन हो चुके हैं। तो अब ये उतर जाएंगे और विकास का जो पैमाना होता है राष्ट्रीय परिदृश्य पर, वैश्विक परिदृश्य पर, वो सब लागू होगा बिहार में। वो तब समझ में आएगा, तब जनता को लगेगा। बिहार में कई सारी पार्टी है, लेकिन आप आरजेडी का ही दामन क्यों थामे? वजह क्या है? इसलिए कि बिहार का विकास सवर्णों के विकास से नहीं पूरा हो पाएगा। सवर्ण खुद ही विकसित है। जब तक के पिछड़ों दलितों को आप उठाइएगा नहीं, समाज की मुख्य धारा में समानता के धरातल पर जब तक सबों को रखिएगा नहीं, तब तक कंधे से कंधा मिलाकर विकास के आयाम को पूरा नहीं किया जा सकेगा। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि गरीबों दलितों को उठाना। जनता दल, जो राष्ट्रीय जनता दल है, उसका तो काम ही यही है कि गरीबों दलितों को उठाना। तो पिछली बार लालू जी अपने कार्यकाल में गरीबों को, दलितों को बोलने का मुंह दिए, इस बार उन लोगों को जीने का मुंह देंगे। तो इस बार विकास का रूप राष्ट्रीय जनता दल ही पूरा कर पाएगी। तो जिस तरह से तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो क्षेत्र में एक्टिव है और जो जनता के बीच में जा रहे हैं उसी को हम टिकट देंगे, उसी का टिकट कंफर्म होगा, तो क्या लग रहा है आप क्षेत्र में कितना एक्टिव है और आप पे अस्थामा की जनता क्यों भरोसा करेगी? किस लिए आपको भरोसा करके आपको विधायक बना के विधानसभा भेजेगी? कि जो हमारे नेता ये बड़ा अच्छा मानदंड रखे हैं कि जो क्षेत्र में एक्टिव रहेगा। जो क्षेत्र में एक्टिव नहीं रहेगा वो टिकट लेकर करेगा क्या? अगर जीत भी गया तो जीत कर क्या करेगा? और जब तक जनता की समस्याओं को समझेगा नहीं, वहां के लोगों से पूर्व परिचित न रहेगा, तब तक वो क्या करना है? तो उसी को टिकट मिलेगा, उसी की जीत होनी चाहिए। जो मैं अपने आप को भी कह रहा हूं कि मैंने क्षेत्र में घूमा है, करीब करीब 80-85% गांवों में घूम चुका हूं। मैं 200 के आसपास गांव घूम लिया, अभी 25-30 गांव, 40 गांव मैक्सिमम बचे होंगे। तो जब गांव में घूमेंगे तब ना, जब टिकट लेकर जाएंगे तो कहेंगे अच्छा आप तो पहले 1-2 बार 3 बार आ चुके हैं। फिर जब जीतेंगे तो कहेंगे ये विधायक जी सही है। तो हमको इसीलिए चुने कि मैं उनसे पूर्व परिचित हूं, उनकी समस्याओं में, सुख दुख में भागीदार हूं, और मेरे व्यक्तित्व को जनता समझती है, जानती है, इसलिए वो मेरे ऊपर भरोसा करके मुझे जिताएगी, ऐसा पूर्ण विश्वास है। कई लोग टिकट के लिए लाइन में लगे हुए हैं, तो क्या लग रहा है आपको तेजस्वी यादव टिकट कंफर्म करेंगे? और अगर टिकट कंफर्म नहीं होती है तो आप चुनाव कैसे लड़िएगा? देखिए, पहले तो मैं पूरा उम्मीद रखूंगा पार्टी से कि मुझे टिकट मिले, और यह जो बात है कि किस आधार पर कंफर्म करेंगे, सबसे बड़ा चीज होता है सामाजिक दायित्व। मैं पूरा अच्छे से कर रहा हूं, पास्ट में भी किया हूं, फ्यूचर में भी करूंगा। तो मैं पार्टी से आग्रह करूंगा कि मेरे कर्तव्यों को देखते हुए मुझे टिकट दें, और उसी आधार पर आगे काम करूंगा। और जितने बाकी प्रत्याशी हैं उसमें 90% हवा हवाई है, दूसरे दलों के भी हवा हवाई है, वो सब हवा हवाई है। उन लोग में दम नहीं है, वो लोग क्षेत्र घूमते गाड़ियों से हैं, स्टाइल से चलते हैं, और जो पूर्व प्रत्याशी रहे वो तो कमजोर हैं, उनसे कुछ होना जाना नहीं है। तो फिर और किसी में दम विशेष नहीं है। देखिए, जिस तरह से अभी जदयू से अभी वर्तमान विधायक है जितेंद्र जी, तो क्या लग रहा है फिर से जनता क्या उम्मीद क्या लग रही है, उनको लाएगी या फिर क्या? जब उनके नेता ही, जो विधायक जी हैं उनके नेता, उनसे बड़े तो उनके नेता हुए। तो मुख्यमंत्री जी जो 2005 से लगातार मुख्यमंत्री हैं, वही जब थक चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, क्षमतावान नहीं बचे, अब उनका सारा शक्ति समाप्त हो चुका है, उनमें अब कुछ नहीं बचा है, केवल खींच रहे हैं चुनाव तक सत्ता को। चुनाव के बाद बीजेपी स्वतः उनको उतार देगी, और जनता तो उतारने के लिए बैठी हुई है ही। इनको ऐसे भी 15-20 सीट से ज्यादा आना नहीं है, तो ऐसे विधायकों का क्या करना है? तो जनता तो पहले ही मन बनाए हुए कि इनको हटाना है। झटके में कहीं 2-4 सीट मिला के 15-20 सीट आ जाएगा, लेकिन अस्थामा से नहीं आने जा रहा है, यह तय है। जनता लगभग इसके लिए पूरा मन बना चुकी है। लेकिन नीतीश कुमार कई तरह की योजना ला रहे हैं महिलाओं के लिए, 1 करोड़ नौकरी रोजगार देने की बात कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है जो आधी आबादी महिला है क्या रुख मोड़ेगी नीतीश कुमार के साथ, या फिर किसके साथ जाएगी? देखिए, आधी आबादी महिलाओं को ही अपमानित किए थे वो भरे सदन में नीतीश कुमार जी। हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी भरे सदन में कैसी कैसी बातें बोले थे, ये बताने की जरूरत नहीं है। तेजस्वी यादव भी तो उप मुख्यमंत्री थे। जी, उप मुख्यमंत्री थे, तो क्या उप मुख्यमंत्री कहाँ कुछ बोले तेजस्वी यादव? तो प्रोटोकॉल में उप मुख्यमंत्री क्या मुख्यमंत्री जी को सदन में डांट देगा कोई भी व्यक्ति?
अच्छा, अभी जब विरोध में है तब भी ये गरिमा का पालन करते हैं हमारे नेता, अभी भी विपक्षी दल के नेता हैं, मुख्य नेता विपक्षी मतलब कि सभा के, सदन के मुख्य विपक्षी नेता हैं। तो ये रहते हुए पद पर अभी भी तो कुछ नहीं बोलते हैं उनको। देखिए, आदर गरिमा अलग चीज है, और ये जो है विरोध करना, तो ये तो भाषणों में सब बार बोलते हैं कि ये 80 बड़ा होता है कि आपका 40-43 बड़ा होता है, ये तो हमारे नेताजी बोलते ही हैं। तो कम संख्या रखकर भी आप मुख्यमंत्री बनते रहे। अब जब 43 पे हैं और बोल रहे हैं कि हम और आगे ज्यादा लाएंगे, ज्यादा कहां से आएगा? आप बूढ़े हो चुके हैं, थक चुके हैं। आपका जो आधी आबादी को झांसा देने का, लोभ देने का जो तरीका है ना, पैसा बांटने से विकास नहीं होगा। अगर विकास इसी को कहते हैं तब तो हमारे मुख्यमंत्री जी की इंजीनियरिंग की पढ़ाई बेकार है। 10,000 हर महिला के अकाउंट में आज ट्रांसफर हुआ है, क्या कहिएगा इसके? आपका क्या राय है? आप बताइए कि हर महिला को 10,000 रुपया का प्रलोभन देकर, हमको तो लग रहा है यह बात हर महिला के लिए कभी नहीं लागू हो पाएगी। पूरे बिहार की जनसंख्या 14 करोड़, क्या 7 करोड़ महिलाओं को दे दिए? 7 करोड़ महिला को 10-10 हजार देना, बाप रे कितना अधिक है। 70,000 करोड़, 70,000 करोड़ में फैक्ट्री खोल देते, कितना 10,000 कितना दिन चलेगा? तो ये बरगलाने झांसा देने वाला काम छोड़ दें मुख्यमंत्री महोदय। अब उनका समय लग चुका है। ये सब पैसे का प्रलोभन महिलाओं को न दें। वो महिलाएं इतनी पढ़ी लिखी सुदृढ़ है, यहाँ तो पुरुष के बराबर उनकी शिक्षा स्थिति है। शिक्षा का दर जो है थोड़ा बहुत ही पुरुषों से कम है। तो इतनी अनपढ़ महिलाएं नहीं आपके झांसे में नहीं आएंगी। और आप जो यह फैला रहे हैं कि पैसा देंगे पैसा देंगे, यह सब गलत बात है। पैसा, लोन, ये सब बहाने से मत फुसलाइए। अब आपका समय लग चुका है, काम करके दिखाना होगा, जो हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी जी करेंगे। आरसीपी सिंह की बेटी मैदान में उतरी है, तो कितना मुकाबला कठिन होगा आपके लिए? हमारे लिए वह कैंडिडेट आरसीपी बाबू की बेटी सुश्री लता सिंह जी एक हास्यास्पद कैंडिडेट हैं। उनमें कोई दम नहीं है। कोई दम नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो तो ऐसा ही है, एज ए डमी बस। तो अगर आपको अस्थामा की जो जनता है, अगर आपको विधानसभा में विधायक बना के भेजती है, तो आप पहला काम क्या कीजिएगा अस्थामा की जनता को? सबसे पहला मैं सभी लोगों से मिलकर उनका शुक्रिया अदा करूंगा, और उसके बाद तन मन से जुट जाऊंगा कि भ्रष्टाचार को तत्काल प्रभाव से रोका जाए। वो भ्रष्टाचार रोका जा सकता है तुरंत, लेकिन शिक्षा व्यवस्था, आपका बेरोजगारी दूर करने का व्यवस्था, ये सब समय दर समय होगा। लेकिन तत्काल प्रभाव से आप कहीं भी देखेंगे, सबसे पहले यही हो सकता है कि भ्रष्टाचार दूर किया जाएगा तुरंत। और जो समाज में कुव्यवस्था फैला हुआ है, राशन वितरण में, पैक्स में, ये सबको तुरंत मीटिंग बुलाकर सबको दूर करने की तात्कालिक कोशिश अगले दिन से जारी हो जाएगी। अस्थामा की जनता के लिए 2 शब्दों में आप मैसेज के तौर पे क्या देना चाहिए? मैं अस्थामा की जनता को प्रणाम करूंगा और यह कहूंगा कि आप लोग इंतजार करें। मैं जल्दी ही हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी से टिकट लेकर आ रहा हूं। आप सभी लोग वोट दें और जिताएं और अपना प्रतिनिधि बनाएं। बेटा बन के काम कीजिएगा या नेता बन के? मैं तो बेटा हूं ही, नेता तो कभी हुआ ही नहीं, अभी तो बच्चा ही हूं उन लोग के लिए, इसलिए 100% बेटा हूं। तो चलिए, आपने साफ तौर पे अभी सुन रहे थे, अभी हमारे साथ खास मेहमान बातचीत कर रहे थे, आरजेडी से संभावित प्रत्याशी संजय राजेश जी थे, और इन्होंने क्या कुछ कहा आपने साफ तौर पे सुना। इनके बातों से आप लोग कितना सहमत है, आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और ऐसे तमाम खबर से बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।